आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। प्रोग्राम का आखिर तक देखिएगा, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। सबसे पहली और बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज में आपको जो देने वाला हूं वो है पहले मरहले में एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली बहुत बड़ी डील। इस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा आगे की तरफ। आज से 3 साल पहले जब एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का मर्जर हुआ था तो आपके इल्म में होगा कि इस मर्जर के फौरी बाद बल्दियाती इलेक्शन होने थे। एमक्यूएम पाकिस्तान और उस वक्त की पीएसपी ने यह मौकिफ रखा था कि जनाब ये बल्दियाती इस वक्त जो सिस्टम है और जो डीलिमिटेशन यानी जो हुदूद बंदियां हैं ये ठीक नहीं है और हम इस इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं। उस दिन से लेकर एमक्यूएम पाकिस्तान हर जगह ये बात दोहराती रही है कि उनका बुनियादी मुतालबा यह है कि 140 है यानी कि जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान के आइन में दर्ज है उसमें तरामीम की जाए और इनको ज्यादा से ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाए। आपके इल्म में होगा कि जब एमक्यूएम मौजूदा हुकूमत के साथ शामिल होने से पहले जब पीडीएम में भी हुकूमत में शामिल हो रही थी तब भी उन्होंने यह मुतालबा रखा था और आपको याद होगा जब मुस्तफा कमाल साहब जब साइन कर रहे थे एग्रीमेंट पर मौजूदा हुकूमत के साथ तब भी ये बात थी। लेकिन अब इस कहानी में आया है नया टर्न। मुस्तफा कमाल हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, बड़ी बातें करते रहे। आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। सब देखते रह गए उस वक्त ये मामले को। क्या आप सोचिएगा मैं आपको जो कहानी बताऊंगा वो है क्या। आज सुबह असेंबली का इजलास था और सुबह असेंबली यानी कि सिंध असेंबली का इजलास था और इसमें एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा साहब खड़े हुए। हमारे पास हो गई, आपको इजाजत दे दी है। रोड का ऑप्शन बचेगा, 3 मिनिस्टर्स ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। अब कहानी को जरा गौर से समझिएगा कि बिल्कुल वो आज का इख्तितामी पॉइंट था। इसके बाद असेंबली का सेशन अब जुमे तक जाना था। वहां पर इन्होंने एक तकरीर शुरू की और अपनी एक करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये सिंध असेंबली एक करारदाद मंजूर करे कि जिसमें 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल और आइन में तरमीम के लिए की जाए। उन्होंने मौकिफ रखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेकर सब लोग ये बात कहते रहे। मैं कहानी सुना रहा हूं, जरा बड़ी अहम सुनिएगा और जो यही रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए, जरा उनकी तकरीर सुनिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। बेनजीर भुट्टो ने अपने हाथों से लिखा था जब वो एग्जाइल में थी। इसमें पीपल्स पार्टी क्या लिखती है? द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव इन 30 year सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब मामला यहां पर आया। यह तस्वीर किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे शोर मचाएगी, एमक्यूएम कहेगी कि नहीं इसको मंजूर करो, इसको मंजूर करो, इसको मंजूर करो। वहां से पहले खड़े हुए जिया लंजार, लेकिन जिया लंजार से पहले जाम अंशोरों को इजाजत दी गई। उन्होंने बात 2 मिनट जाम साहब बात करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली ये कमेटीज में रहे हैं। और उसके बाद एंट्री देते हैं ताकतवर तरीन यानी वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह एक पेशकश करते हैं कि जनाब हम बैठने के लिए तैयार है। उसके बाद जिया लंजार साहब आते हैं और जिया लंजार साहब कहते हैं कि जनाब ये तो आइन के मुताबिक सुबह को इख्तियार दे दिया गया है, तो आइए हम बैठकर इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद अजान का वक्त खत्म होता है और उसके बाद फिर ताहा साहब जो डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं एमक्यूएम के वो खड़े होते हैं और वो क्या बात करते हैं ये जरा सुनिए। फिर अगर फैसला ऐवान में और कोर्ट पे नहीं होगा तो हमें हमारे लिए रोड का ऑप्शन बचेगा। हमारे पास हो गई, आपको इजाजत दे दी है। रोड का ऑप्शन बचेगा। जब ये गुफ्तगू हो जाती है तो उसके बाद जिया लंजार साहब खड़े होते हैं और उसके बाद स्पीकर के ताउन से ये बात तय हो जाती है कि एमक्यूएम जिस 140A के लिए आइन में वफाक में तरमीम की बात कर रही है, वफाक में तरमीम की बात कर रही है और जो एमक्यूएम की मेन बेसलाइन पूरी इंतखाबी मुहिम के हवाले से रही है उसको टर्न किया जाता है और उस टर्न करने के बाद ये बात तय हो जाती है कि अब एक कमेटी बनेगी सिंध असेंबली के अंदर जो कि इस सारे मामला को देखेगी जिसमें एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल होंगे। ताहा साहब इसको प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि इस पे कमेटी बना के इस पे डिस्कशन किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, ताहा साहब ने जैसा कहा है कमेटी बना देंगे, इस पर फिर बैठ जाएंगे। आप बात को समझिए। समझने का मतलब है कि एमक्यूएम एक तरफ ये कह रही थी कि हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि वो आइन में तरमीम करें, वो 28वीं तरमीम के लिए ये बात कर रही थी कि इसके अंदर उसको शामिल किया जाए। एमक्यूएम ने 27वीं और 26वीं तरमीम के लिए ये बातें कही थी कि 28वीं तरमीम के अंदर सूबे ये बल्दियाती के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप बात को समझ रहे हैं। अब ये मामला उस प्लेटफॉर्म पर जहां हल नहीं हो पा रहा था, अब ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेहतर करने के हवाले से या इसके साथ तरामीम के हवाले से यहां पर तैयार हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस सारे मामला पर पहले गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गई है और एमक्यूएम जिस मसले को वफाक की बुनियाद पर हल करना चाहती थी वो अब सूबाई सतह पर हल हो रहा है। तो क्या एमक्यूएम अब ये समझती है कि आइन के मुताबिक या इसके मुताबिक अब इसे सूबाई सतह पर हल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये पूरा सिनेरियो जिसके लिए बात कही
जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें इख्तियारात नहीं दे रही है, सिंध के अंदर मामला आप नहीं हो रहे, वफाक के आइन में इसमें तब्दीली की जाए, और अब यहां पर यह बात हो रही है। जिस मामले को आप छोटा ना तस्वुर कीजिए, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त जो मुकम्मल सियासत का इलाकाई तौर पर महवर था, वो यही महवर था कि जनाब वाला इसमें तब्दीलियां रोनुमा हो, और अगर उसके लिए कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा है। अगली खबर देने वाला हूं, बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, खास तौर पर बड़े हमलेनुमा के हवाले से कि अल्ताफ हुसैन साहब पर जो तनकीद हुई है उसका जवाब कहां से आया है और किसने दिया है, किस लिए दिया है, ये गुफ्तगू आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इस पूरी गुफ्तगू के सिलसिले की कड़ी आगे जाकर कहीं पर मिलती है। अब मामला यह हुआ है कि सिंध हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, और सिंध हुकूमत इस हवाले से ज्यादा परेशान हो गई है कि इंडिया ने फिल्म बनाकर रहमान डकैत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा बना दिया, और उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी कि जाहिर है ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज और बहुत सारे मामला होते रहे। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी, लेकिन अब कहानी में एक नया टर्न आया है। एक बड़े डायरेक्टर साहब एक फिल्म बना रहे थे और वो यारी के एक कैरेक्टर पर थी, तो फौरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान में कूद गई और कहा अब हम इस फिल्म को बनाएंगे, और उसके अखराजात बर्दाश्त करने की भी बात कर दी गई, और उस फिल्म का नाम भी एक नया रख दिया गया। लेकिन कहानी उस वक्त शुरू हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अवाम में काम करे या ना करे, लेकिन 1 अरब रुपया रख दिया गया है। कितना? 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपया सिर्फ अगले 7 महीनों में खर्च करने के लिए, बल्कि 6 महीनों के अंदर खर्च करने के लिए, और वो 1 अरब रुपए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ फिल्में बनाएंगी और उस फिल्मों के जरिए अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेगी। और बाकायदा आज सिंध की काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि जनाबे वाला 1 अरब रुपया खर्च कर यहां पर वो अपनी इन सारी चीजों को करेंगे। अब वो कितना करते हैं ये एक अलग कहानी होगी, मगर इस कहानी के साथ जुड़ी है बहुत सारी कहानियां। आज तारीख है 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर को 2 सहानियात के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाता है। 16 दिसंबर आज वो तारीख है जब पाकिस्तान 1971 के अंदर 2 लख्त हुआ था, यानी कि सुकूत ढाका का वाकया रोनमा हुआ था, और उस पर फिर कभी बात करेंगे। और दूसरा वाकया APS का था, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वाकयात रोनुमा हुए थे, दूसरा वाकया उसका था। अब मामला क्या है और कड़ियां कहां आकर मिल रही है, इस पर एक अहम गुफ्तगू करने वाला हूं। अब ये इस सारे मामलात में अहम मामला आज 2 और बड़ी नई पेशरफ्त हुई है। आज सिंध असेंबली के अंदर सानिया के हवाले से, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जहां चीजें कही गई, वहीं पर महसूर पाकिस्तान और बिहारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई और कहा गया और करारदाद मंजूर की गई कि जिन बिहारियों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। एनकेएम की तरफ से करारदाद पेश हुई, और अब तक की तारीख में, यानी 1971 की तारीख में, यह पहली बार हुआ है कि इस तरह की कोई करारदाद सामने आई है। लेकिन इस करारदाद के साथ साथ ये एक वाकया बिहार के अंदर भी पेश आया। वो बिहार के अंदर क्या हुआ है कि इस वक्त जो इंडियन बिहार के वजीर आला है, उन्होंने एक जो मेडिकल कॉलेजेस में जो कन्वोकेशन होता है, जहां स्नात तकसीम की जाती है, वहां जब एक मुसलमान लड़की हिजाब पहने हुए आई है तो बाकायदा उसका हिजाब खींच लिया गया है। अब क्या कहें वहां पर इस वक्त इंडिया का माहौल किस तरह का चला। अच्छा, इंडिया के ही माहौल से याद आया कि मैंने एक इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू किया है यासिन मलिक साहब की वाइफ का, जो कि अभी कराची तशरीफ लाई थी, और मैंने उनका इंटरव्यू किया है। यासिन मलिक साहब से हमारे यहाँ पर कई बहुत सारे लोगों को एतराज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उनकी जद्दोजहद से इनकार नहीं हो सकता। इस वक्त इंडियन में उनकी फांसी की तैयारियां की जा रही हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान में बड़ा सुकूत तारी था, तो मैंने सोचा कि जरा सा इस सुकूत को तोड़ा जाए, और इसी हवाले से हमने उस पर गुफ्तगू की। लेकिन खैर, एक ये जिम्मी बात थी, मगर मेरे पास इस वक्त कुछ और बड़ी खबर है। सुन्नी तहरीक के 90 के बाद सुन्नी तहरीक के दफ्तर पर छापा पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं 90 का लफ्ज यहां पर सुन्नी तहरीक के साथ क्यों कनेक्ट करता हूं। क्यों तो पाकिस्तान की तारीख में ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के दफातर पर हमेशा से अटैक किया गया, या पाकिस्तान के सियासी जमातों के दफातर पर पुलिस या फिर मुख्तलिफ और फोर्सेज ने वहां पर छापे मारे हों। अब ये छापों की अगर आप कहानी देखिए तो आपको इसकी एक तारीख मिलेगी। आपको 90 पर पढ़ने वाले छापे, एक जमाने में 70 क्लस्टन में पढ़ने वाले छापे, एक जमाने में जमात इस्लामी के दफातर में पढ़ने वाले छापे, एक जमाने में आपको यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर पढ़ने वाले छापे, एक जमाने में तहरीक इंसाफ के दफातर पर पढ़ने वाले छापे, और एक जमाने में आपको बैतुल हमजा यानी कि आफाक अहमद साहब के दफ्तर पर पढ़ने वाले छापे। तो ये आपको एक तारीख मिलेगी, और लास्ट टाइम में आपको ये छापे मिलेंगे साद रिजवी साहब के हवाले से जो छापे पढ़ते रहे। मगर आमतौर पर ये छापे किसी एक पॉलिसी का नतीजा होते हैं। अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि अगर उनकी जमात में या उनके यहाँ पर उनके दफ्तर में कोई ऐसे दहशतगर्द या कोई ऐसे इंतहा पसंद या कोई ऐसे वांटेड लोग मौजूद हैं, तो आमतौर पर पुलिस या इंतजामिया उनसे रब्ता करती है और उनसे कहती है कि फलां शख्स आपके पास मौजूद है, हमें दे दीजिए, और वो दे दिया जाता है। मुझे याद है कि सुन्नी तहरीक का एक जमाने में मरकज होता था सिविल हॉस्पिटल के पास, जिसे मोइन प्लाजा कहा जाता है। उस वक्त उनकी पूरी मरकजी क़यादत, जिसमें अब्बास कादरी और इफ्तिखार भट्टी मौजूद थे, और आजकल का एक बड़ा मशहूर किरदार चौधरी असलम, जो कि आजकल फिल्मों में राज कर रहे हैं, पहले कराची शहर के अंदर राज किया करते थे। तो वो चौधरी असलम ने उनके यहाँ का मुहासरा किया था, और बाद में इफ्तिखार भट्टी साहब से करने का उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर कहा गया था कि जनाब आप ऊपर नहीं आएंगे, जो बंदा आपको चाहिए वो हम दे देते हैं, और वो दे दिया था। मगर इस बार कहानी जरा सी मुख्तलिफ हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने आज से 5 दिन पहले एक शख्स डॉक्टर रेहानुद्दीन, जिसका पहले नाम कुछ और था लेकिन अब उसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और रेहानुद्दीन कहा जाता
जाता है, उसे गिरफ्तार किया। मामला यह है कि कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में आजकल मुसलसल भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, और इन पर्चियों का सिलसिला बहुत ज्यादा तवील होता जा रहा है, और ये ना सिर्फ भत्ते की पर्चियां देते हैं बल्कि जो शख्स वहां पर भत्ते की पर्ची वसूल करता है उस पर फायरिंग भी करते हैं। ये वाकयात तवातुर के साथ आ रहे हैं, और हुकूमत सिंध इस बात का दावा करती थी कि अब हमने यहाँ से भत्ताखोरी खत्म कर दी है, वो उनसे बहरहाल हो नहीं पा रहा। इसकी कड़ियां कहीं पर ईरान के साथ मिल रही है और कुछ कड़ियां इसकी पुरानी यारी गैंग वॉर के साथ भी मिल रही है। ऐसा ही एक कैरेक्टर जो है वो कराची के इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में लजविला के पीछे मौजूद एक इलाका जिसे थारू लेन कहा जाता है वहां पर मौजूद था, और वो थारू लेन का बड़ा मशहूर किरदार कहलाता है। अगर आपको याद हो तो इस हवाले से बहुत सारे बड़े नाम फिर उस पर फिर कभी जिक्र करूंगा। इसी में एक नाम समत काठियावाड़ी भी, और ये सब लोग इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद पाए जाते हैं। हुआ ये कि इसने जो इस वक्त डॉक्टर यानी कि रेहानुद्दीन जो पकड़ा गया, उसके बाद उसने यहाँ पर एक बड़े अहम नाम जो कि इस वक्त कराची की तंजीमी कमेटी सुन्नी तहरीक को देखते हैं, और उनका नाम लिया, और जब उसका नाम वाजिद वाजा का नाम लिया, जब वाजा का नाम लिया तो वाजा का पूरी हिस्ट्री अगर आप देखिए तो वो उस जमाने में कई अहम मामला के अंदर है, यहाँ से 10-12 साल पुरानी कहानी है। अगर लिया तो उन्हें तो बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं सरवत एजाज कादरी के घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है, कई कीमती अशिया को उठा लेती है, मोबाइल्स लेकर जाती है, और फिर मुबैना तौर पर यह भी इत्तलात आती है कि सरवत एजाज कादरी साहब को भी साथ ले जाया गया, और जो बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मगर नुकता ये है कि अगर इस तरह की कार्रवाई कभी भी किसी पॉलिसी या कभी किसी ऐसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है, आमतौर पर सियासी जमातों की जब हुकूमत होती है तो इस बात को अवॉइड करती है कि किसी और सियासी या मजहबी जमात के दफ्तर पर इस तरह से छापा मारे। SIU को बिल्कुल इख्तियार था कि वो जाहिर है बाहर से लोगों को ले आ सकती थी, और उन्होंने बाहर से लोगों को ले लिया, लेकिन घर के अंदर दाखिल होकर पूरे घर का मुहासरा कर घर की एक एक कमरे की तलाशी लेना, उन तलाशियों के दौरान जो कीमती अशिया वहां पर तलवार वगैरह ये वो जो पड़ी हुई थी वो सारी उठा के लेके जाना, ये सब कुछ बड़ा मायने खेज और किसी चीज का नतीजा है। क्या होने वाला है? कुछ लोग सुन्नी तहरीक के जो हिमायती हैं या जो बरेलवी मसलक से कई लोग ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि पहले साद रिजवी साहब के साथ ये मामला किए गए और अब सुन्नी तहरीक के साथ मामला किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ का ओपिनियन यानी कि पुलिस और हुकूमत का ओपिनियन है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स, बहुत सारी मजहबी और सियासी जमातों के क्या साया लेकर वहां पर मौजूद है, हमने सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। इस कहानी के पसे पर्दा बहुत सारे हकायक और बहुत सारी चीजें आइंदा दिनों के अंदर खुलकर सामने आएगी, जो मैं आइंदा की कोशिश करूंगा कि आइंदा के प्रोग्राम्स में आपको दे भी सकूं। जब ये बात चली है तो तहरीक लब्बैक के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, और तहरीक लब्बैक के एक मरकजी रहनुमा यानी मरकजी शूरा के बड़ा अहम नाम पीर जहीरुल हसन साहब है। आपको याद होगा कि जिस जमाने में जस्टिस फैज हमीद साहब, जनरल काजी ईसा साहब होते थे, अच्छा एक जमाने में तो फैज हमीद साहब ही सब कुछ थे ना, वही चीफ जस्टिस थे, वही सब कुछ थे, वही सहाफी थे, वही सब कुछ थे, हर जगह वो नजर आते थे, हर जगह फैज ही फैज नजर आता था। अच्छा खैर, जस्टिस काजी फैज ईसा को धमकी दी थी उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी शुरा के ने। आज कल अदालत ने उनको बाकायदा 10 साल की सजा सुना दी है। अब आप देखिए कि अदालतों से भी इस वक्त भी तहरीक लब्बैक का मामला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तक साद रिजवी साहब और अभी तक उनके भाई अनस रिजवी का कोई भी अता पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर है, लापता हैं, क्या मामला हैं, क्या डील है, क्या मुज़ाकरात हैं, क्या मामला हैं, ये अभी तक उनके सामने नहीं आ रहा है। तो अब ये सूरत हाल आगे चलकर कितनी लंबी होगी ये एक अलग खबर है। अगली खबर जो है वो उससे भी ज्यादा अहम यह है कि आपको याद होगा कि 90 पर छापा पड़ा था, और फिर छापा पड़ने के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी में ही एमक्यूएम पाकिस्तान के इस वक्त के एक मरकजी रहनुमा कामरान फारूकी साहब पर भी मुकदमा डाले गए थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। आज 9 साल के बाद इस केस का फैसला आया है और उन्हें उन केसेस से बरी कर दिया गया। आप यहाँ पर अदल व इंसाफ का मामला देखिए कि 9 साल हो चुके हैं कि अब जाकर इसका फैसला आया। इसी तरीके से 22 अगस्त का जो फैसला था वो अब तक नहीं आ चुका, यानी कि 22 अगस्त को जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर हुई थी और जिसमें जो लोग तालियां बजाने के इल्जाम में जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से भी कई अफराद जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुकदमात अब तक इस ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। यानी कि अगर आप ये कहें कि इस वक्त की आप सहूलतकारी के हवाले से बात करें या उस वक्त सहूलतकारी का लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब अगर आप इन सब चीजों को देखिए तो ताहाल अब तक ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर खैर फैसलों पर फैसले, फैसलों पर फैसले और फैसलों पर फैसले सामने आते रहते हैं। अब एक और नई कहानी हुई है। मुस्तफा कमाल साहब आमतौर पर तकरीर करते हुए बहुत सारे मौज़ूआत में आजकल देख लिया, आजकल क्योंकि PTI का मसला बहुत ज्यादा बाज़गश में है और ये बातें हो रही हैं कि -1 यानी खान को माइनस किया जाए। तो आपको मालूम है कि एमक्यूएम भी किसी ना किसी तौर पर, खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब जब तकरीर करते हैं तो वो जहां तहरीक इंसाफ को ये दर्स देने की बात करते हैं, वहीं पर अपनी भी कुछ चीजें कर देते हैं। अब उन्होंने कल कराची में जो यहाँ पर मुख्तलिफ ताजिर हैं उनसे जो गुफ्तगू की, उसका जरा सा मैं आपको क्लिप सुनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। 22 पार्टी है जिसने अपना लीडर फारिग किया है किसके करते कि कोई हर आदमी जो है वो हम भी जी बाई करते थे भाई 20-20 सालों तक, लेकिन एक हद हो गई ना, एक हद हो गई। उसके बाद हमने बगावत कर दी है और फारिग किया उन्हें। रात में तकरीर करते थे, सुबह हमें जो है वो शर्मिंदगी होती थी।
अच्छा, दर हकीकत मुस्तफ़ा कमाल साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे थे, अब एमक्यूएम लंदन है या जो अल्ताफ हुसैन साहब के मानने वाले हैं, वो तो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब को जवाब ही नहीं देते, बल्कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत है कि वो जो कहते रहते हैं। और ज़ाहिर है अब वो महाजर कम्युनिटी इसको किस तरह से देखती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब मामला ये हुआ, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ पर रखकर बात की जा रही थी, तो अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ एक महाज खोल दिया। अब उन्होंने क्या कहा है, जरा सा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग हमारा मजाक उड़ा। पाकिस्तानियों, ये कमालू की वीडियो आपने देखी होगी। ये कमालू कह रहा है कि पहली पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। एक दो चीजें मैं इसके बारे में बताता हूं। पहले तो ये बड़ा हरामखोर है, इनसे बड़े हरामखोर कोई नहीं है कि ये किसी और की सीट पे बैठा हुआ है, तनख्वाहें ले रहा है और हराम पे अपने बच्चे पाल रहा है। दूसरी बात यह है कि कमालू, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम अपनी सलवार भी पहनते अल्ताफ हुसैन की इजाजत। अच्छा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कौमी असेंबली के अंदर हो या वो दीगर जगहों पर हो, वो जब खिताब कर रहे होते हैं, वो जब तहरीक इंसाफ के लोगों को मशवरा दे रहे होते हैं, तो वो मशवरे में यही कह रहे होते हैं कि यार हम एक ज़माना था कि हमने अपने कायद के लिए क्या क्या किया, और अब देखिए कि जनाब हमने भी उनको छोड़ दिया, तो आप भी इसी नक्शे कदम पर जाएं। दर हकीकत वो ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और ये जो तहरीक इंसाफ को जब बुरी लगती है, तो फिर तहरीक इंसाफ फिर उसको अपने तौर पर जवाब देती है। यार हमारे यहाँ तो इस वक्त वायरल होने का इशू होता है ना, कि आप ऐसी बात कर दीजिए और वो फिर वायरल होना शुरू हो जाए। अब वायरल से ही बात याद आई कि 7 दिसंबर को जो कराची में सकाफती दिन मनाया गया था, उस हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें एक कराची के एक मकामी नौजवान जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको ज़दोकोप किया जा रहा था, और फिर उसको कहा जा रहा था कि तू जो है वो अलग सूबे की बात कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। अब